वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु को याद करके मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी महानुभावों, दर्शकों, विद्वज्जनों, धर्मावलंबियों, धर्म ध्वज वाहकों सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धर्म मीमांसा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज कई दिनों बाद मैं उपस्थित हुआ हूं आपके सम्मुख। इस बीच में हमारे आदरणीय पंकज जी और आदरणीय राकेश आर्य जी आपके सामने वार्ताएं रखते जा रहे थे और आप सब उनका आनंद भी उठा रहे थे। आज का विषय विशेष है क्योंकि आपको ज्ञात होगा विगत दिनों मैंने कुछ वार्ताएं जो हैं शेक्सपियर पर की थी। उस पर अनेक महानुभावों ने टिप्पणी भी की। एक दो सज्जन ने ये लिखा कि मैं एक दो रचनाओं को लेकर के जो विचार बना रहा हूं और आपके सामने अपने मंतव्य रख रहा हूं, ये तब उचित होगा जब मैं इनकी अधिकतर रचनाओं को देख लूं, जान लूं, पढ़ लूं। तो इसी क्रम में जैसे पीछे मैंने कुछ वार्ताएं की थी, तो इसी क्रम में आज शेक्सपियर की सर्वप्रसिद्ध रचना नाटक के रूप में किंग लियर है, मैं उसको ले रहा हूं और अपने विचार आपके सामने रखने जा रहा हूं। किंग लियर एक प्रसिद्ध रचना है शेक्सपियर की, और हमारे देश में इसको लोकप्रिय करने के लिए हरिवंश राय बच्चन ने इसका हिंदी में अनुवाद किया और वो जो उनके द्वारा अनूदित पुस्तक है, मैं उसी को आपके समक्ष रख रहा हूं। ये है वो पुस्तक जो हरिवंश राय बच्चन द्वारा अनूदित है। किंग लियर जो रचना है उसके विषय में हरिवंश राय बच्चन आरंभ में लिखते हैं कि हमारे देश में, भारत में दुखांत नाटक नहीं है, लिखने की परंपरा नहीं है। तो लिखते हैं कि एक विशेष जीवन दृष्टि के कारण हमारे यहां दुखांत नाटक नहीं लिखे गए। करुण रस की विशिष्टता को अनुभव करते हुए भी, अर्थात करुण रस तो है लेकिन दुखांत नाटक नहीं है। दुखांत नाटक हमारे पास यूरोप से आए, ये लिख रहे हैं हरिवंश राय बच्चन। आगे कहते हैं कि दुखांत नाटक के लिए हमारे पास शब्द भी नहीं है। त्रासदी शब्द के लिए हरिवंश राय बच्चन लिखते हैं कि ट्रेजेडी के आधार पर गढ़ लिया गया है। फिर भी यूरोप की त्रासदी भी एक रूप में नहीं है। यूरोप में भी अनेक प्रकार की त्रासदियां हैं। तो ये लिख रहे हैं और इन्होंने अपने विषय में ये भी बताया है कि इन्होंने और भी शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं उनका अनुवाद किया है। और एक जो नाटक है किसी के विषय में वो लिखते हैं कि उस युग में जब वो अनुवाद कर रहे थे तो इन्होंने लिखा है कि अनूदित मैकबेथ संक्षिप्त रूप में रेडियो से प्रसारित और पूर्ण रूप से रंगमंच पर प्रस्तुत किया गया और उसमें जो सफलता देखी गई उससे मैं आश्वस्त हुआ कि मेरा प्रयास ठीक दिशा में हो रहा है। इस प्रयोग से प्रोत्साहित हो मैकबेथ की ही पद्धति पर मैंने ओथेलो का अनुवाद 1956 में किया और वह भी रेडियो और रंगमंच के द्वारा जनता तक पहुंचा।
हैमलेट के अनुवाद ने जो 1969 में प्रकाशित हुआ, विधा में उपर्युक्त 2 नाटकों का अनुसरण किया, पर मुझे खेद है कि वह रेडियो अथवा रंगमंच के माध्यम से जनता के सामने नहीं आ सका। तो हरिवंश राय बच्चन की बहुत सारी बातें इससे स्पष्ट हो जाती हैं। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था शेक्सपियर की रचनाओं का अनुवाद करना, विशेषकर नाटकों का, और उन नाटकों का रेडियो पर मंचन हो और रंगमंच पर भी मंचन हो, अर्थात शेक्सपियर के नाटकों का प्रचार प्रसार हो। तो एक प्रकार से हरिवंश राय बच्चन ने शेक्सपियर को भारत में प्रचार करने का दायित्व निभाया या भूमिका निभाई। आगे हम इस रचना को देखकर हमें समझ में आएगा कि यह काम करने से किसको लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्या हानि हुई, ये सब बातों पर हम विचार करेंगे। तो आरंभ में इतना बताना हमारे लिए बड़ा आवश्यक था। अब किंग लियर के विषय में कहा गया है कि यह जो नाटक है, इसमें समझने के लिए वैसे तो मैं आरंभ में ही बता दूं कि यह नाटक बहुत बड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा नाटक होना नहीं चाहिए जहां तक मैं समझता हूं। 144 पृष्ठों का नाटक है, लंबे लंबे संवाद हैं, पात्र वैसे कम है। तो इतना बड़ा नाटक मुझे नहीं ज्ञात है, मैंने देखा नहीं है इसको रंगमंच पर, कि ये रंगमंच पर यदि खेला गया तो इसका कोई संक्षिप्त रूप होगा या कैसे खेला गया होगा और दर्शक आनंदित हुए होंगे या नहीं, मुझे नहीं ज्ञात है। लेकिन सामान्य जो मेरी समझ है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मंचीय दृष्टि से यह नाटक बहुत बड़ा है और इसका मंचन अपेक्षाकृत कठिन कार्य होगा, ऐसा मैं मानता हूं। आगे आप स्वयं निर्णय लेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं कि यह नाटक कैसा है। नाटक यह है कि इंग्लैंड में एक राजा था, उसका नाम लियर है, उसको किंग लियर कहा गया। तो ये जो राजा है ये इसका मस्तिष्क कैसा है? क्या ये राजा विक्षिप्त है या सामान्य मनुष्य है, या मस्तिष्क इसका ठीक काम कर रहा है? क्योंकि शेक्सपियर ने कई बार दूसरे पात्रों से इसको पागल कहलवाया है, या जो अतिवृद्ध व्यक्ति होते हैं वैसे उनकी स्थिति क्या होती है मानसिक, तो वैसी टीका टिप्पणी की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पागल क्या होगा, जहां का राजा था, जहां का जैसा समाज था, उसी के अनुरूप यह व्यक्ति था। क्योंकि कभी कभी ये ऐसी बात भी करता है जो लगता है कि उससे ये पागल नहीं होगा, जो मुझे समझ में आ रहा है। अब कथा यह है कि किंग लियर एक राजा है, उसकी 3 बेटियां हैं। जो बेटियां हैं उनके नाम हैं गोनोरिल और कार्डिलिया, जो सबसे छोटी बेटी है, और रीगन, 3 बेटियां हैं। तो राजा बूढ़ा हो जाता है। तो जब बूढ़ा होता है तो वो क्या करता है कि एक दिन वो कहता है कि भाई हम 3 भागों में अपने राज्य को बांटना चाहते हैं और एक एक बेटी को एक एक हिस्सा देना चाहते हैं। इसके बाद वो बेटियों को बुलाता है और बेटियों से बात करना आरंभ करता है। तो गोनेरिल और रीगन, ये जो 2 बेटियां हैं जो बड़ी हैं, वो राजा के साथ बड़ी ही चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं कि मेरे लिए आप बड़े प्यारे हैं, आप सम्माननीय हैं। और राजा प्रभावित होता है और राजा तुरंत आदेश देता है कि भाई इसको एक एक हिस्सा दिया जाए। जब कार्डिलिया से बात होती है
कार्डिलिया उस तरह के शब्द नहीं कहती, उस तरह की बातें नहीं कहती है जो किंग लियर को भा जाए या अच्छी लगे। वो साफ कहती है, एक तो आरोप लगाती है दोनों बड़ी बहनों पर कि जिन बहनों को सुन करके आप मुग्ध हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और राज्य का हिस्सा दे रहे हैं, वो बहनें वो ठीक बात नहीं कर रही हैं। और जब कोई ऐसा आपातकाल आएगा, कोई समय आएगा, तब ये आपको अपना रूप दिखाएंगी। दूसरी तरफ मैं आपसे किसी भी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करना चाहती। मैं साफ बात करना चाहती हूँ कि आवश्यकता जब पड़ेगी या मुझे ऐसा लगेगा तो मैं आपके काम आऊंगी, आपकी देखभाल करूंगी। लेकिन किंग लियर को कार्डिलिया की बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है और उल्टी सीधी बहुत सारी बातें वो करता है कार्डिलिया के साथ। इतना बुरा व्यवहार करता है कार्डिलिया के साथ, इतना बुरा व्यवहार करता है कि वो कार्डिलिया को अपने राज्य का एक, कहिए कि अंश मात्र भी वो देना स्वीकार नहीं करता है और अपने लोगों को बुला करके राज्य को दो हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा गोनरिल को मिलता है, दूसरा हिस्सा रीगन को मिलता है। कार्डिलिया को कुछ भी नहीं मिलता है। वो जो वार्तालाप है वो हम आपको सुनवाएंगे कि वो कैसी कैसी बातें वो करता है। उसको मतलब बहुत ही शाप देता है कि तुम भीख मांगोगी, तुम्हारा बुरा हाल होगा। और दूसरी बात क्या है कि जो दोनों बड़ी बेटियां हैं उनका जो है राजा से विवाह हो गया है, एक प्रकार से कहिए। और वो राजा हैं फ्रांस के और मतलब वो अपने आप में समर्थ व्यक्ति हैं जो राजा हैं और उनसे बात होती है इनके विवाह की। कार्डिलिया के लिए यहां तक समस्या आ जाती है कि जब उसको राज्य का कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है तो क्या उसका विवाह होगा? क्या वो उसको कोई पति मिलेगा? क्योंकि वो एक प्रकार से राज्य का जो हिस्सा है उससे उसको हटा दिया गया है, उसको कुछ भी नहीं दिया गया है। तो इस पर मैं बताना चाहता हूं कि कैसी कैसी बातें वो करता है। लियर लियर कहता है उसके विषय में, उसमें दुर्गुण भरे हुए हैं, उसका कोई मित्र नहीं है, उसको हम नफरत करते हैं, उसे बद्दुआ देते हैं और कसम उठाकर कहते हैं हम कभी न उसको अपनाएंगे। तुम छोड़ो चाहे अपनाओ, एक दूसरे व्यक्ति से ये लियर कह रहा है। जबकि बरगंडी का जो राजा है वो कहता है कि श्रीमान मुझको क्षमा करेंगे, ऐसी हालत में अपनाना नामुमकिन है। अब वो बरगंडी का राजा वो कहता है कि आप इसको कोई हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो हम इसको क्यों अपनाएं? लियर कहता है तो फिर छोड़ो उसको। हम अपने राज्याधिकार से बता चुके जो दौलत उसकी, फ्रांस महीपति, तुमको अपने निकट मानकर यह सलाह देना चाहूंगा, ब्याह करो मत उससे जिससे मुझे घृणा है, और प्रार्थना मानो मेरी इस मूर्खा को जिसको उसका पिता सुता अपनी कहने में लज्जा का अनुभव करता है, दूर हटाकर किसी सुयोग्या को अपने मन में बिठलाओ। अब जो विवाह करने के लिए कोई आ रहा है उसको बाप ही कह रहा है कि तुम इसको ऐसा मत करो इसके साथ। अब यहाँ फ्रांस का राजा आता है, वो कहता है कि यह सुनकर आश्चर्य मुझे है, जिस कन्या को क्षण भर पहले आप समझते थे सर्वोत्तम, जिसका गुण गाने में आप नहीं थकते थे, जिसे सहारा वृद्धावस्था का कहते थे, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी, उसने पल में क्या ऐसा भीषण कर डाला जो उस पर से कृपा दृष्टि हट गई आपकी? निश्चय उसने कुछ अपराध किया है, ऐसा अस्वाभाविक जो कि घृणित है, या फिर उसके प्रति जो प्यार आपका था उसमें ही कुछ गलती थी। बुद्धि करिश्मा ही जब तक न दिखाए कोई, दोनों में से नहीं किसी पर मैं विश्वास कभी कर सकता।
तो ये आप समझिए लियर का जो व्यवहार है, किंग लियर का, वो इतना अजीबोगरीब व्यवहार है, विचित्र व्यवहार है अपनी बेटी को लेकर के कि जो सारे लोग हैं वो स्तब्ध हैं। अब थोड़ा सा कार्डिलिया का भी सुन लीजिए कथन, उससे इसके चरित्र का पता चलता है। कार्डिलिया कहती है, महामहिम से एक प्रार्थना, चिकनी चुपड़ी बातें तो बढ़ बढ़ कर करना, किंतु काम पर पीछे हटना, यह गुण मेरे पास नहीं है। जो कुछ मैं करना चाहूंगी कहने के पहले उसको कर दिखलाऊंगी। प्रकट आप कर दें यह सब पर, मैंने कुछ भी किया न ऐसा जिससे धब्बा लगे नाम पर। खून किसी का किया ना कोई बुरा काम ही, किया न कोई पाप न कुछ अपमानजनक ही, जिससे अपनी कृपा दृष्टि से वंचित मुझको किया आपने, गो उससे वंचित होकर भी मैं अपने को धनी समझती। मेरी आंखें स्नेह समादर देने में अब भी समर्थ हैं। मैं प्रसन्न हूं, ऐसी जीभ न पाई मैंने। रीगन और गोनरिल को इशारा करके वो कह रही है, वो मैं ऐसी जीभ न रखने के कारण ही प्यार आपका खो बैठी हूं। अब देखिए होता यह है कि फ्रांस का जो राजा है वह इसके बावजूद इन सब चीजों को जान करके वह कार्डिलिया को अपनाता है। कहता है, पर सुंदरी कार्डिलिया तू निर्धन है, तू निर्धन है इसीलिए तू परम धनी है, परित्यक्ता हो परम ग्राह्य है, हे इसी से परम प्रिय है। मैं तुझ पर तेरी गुणावली पर बलिहारी, जिसको ठुकरा दिया गया है उसको मेरा अपना लेना विधि संगत हो। अचरज ही है, जिसे देवताओं ने निर्ममता से त्यागा उसके प्रति ममता मेरे मन में उमड़ी है। महाराज ने सर्वथैव असहाय बनाकर जिस कन्या को मेरे पथ में डाल दिया है, रानी होगी मेरी, मेरे फ्रांस देश की। पनियल बरगंडी के सारे सरदारों की धन दौलत से सोम सुराही यह न खरीदी जा सकती है। कार्डिलिया ले अब इनसे विदा, रहे हैं यद्यपि ये तेरे प्रति निर्मम, और वहां चल पग पग तेरा जहां स्वागतम। तो इस प्रकार कार्डिलिया का हाथ पकड़ करके फ्रांस का राजा अपने साथ ले जाता है फ्रांस। इधर कौन बचती हैं? तो गोनोरिल और रीगन, ये दोनों लड़कियां बच जाती हैं। अब इन दोनों को समझने के लिए नाटक के आरंभ में एक पात्र है, उसको समझना हमारे लिए जरूरी है और उसी से हमें बहुत कुछ स्पष्ट होने लगेगा। एक केंट है, तो केंट का अर्ल है वो कहता है ग्लास्टर से, ग्लास्टर एक इसमें काल्पनिक स्थान है, लेकिन आप समझिए कि वो ग्लास्टर का जो वो अर्ल है, अर्ल जो है वहां पर आप छोटा मोटा क्या कहें उसको, छोटा सा कोई राजा कह सकते हैं या कुछ हमारे यहाँ जैसे छोटे से जमींदार होते हैं, कुछ इस टाइप से ले सकते हैं। तो यहाँ पे ग्लास्टर जो है उसके दो बेटे हैं, उनके विषय में हम देखेंगे तो कैसी बातें हो रही हैं उससे समझ में आएगा उसके वहां के समाज के विषय में। केंट पूछता है कि श्रीमान यह तो आपका बेटा है ना, उसके एक बेटे के बारे में। ग्लास्टर कहता है इसका लालन पालन तो साहब मेरे ही द्वारा हुआ है, पर इसे अपना बेटा कहने में मैं इतनी बार झेपा हूं कि अब मैं बेहया हो गया हूं। अब केंट पूछता है आपकी बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। ग्लास्टर कहता है पर इस लड़के की मां के पल्ले तो पड़ी थी, तभी तो उसके पांव भारी हो गए, और इससे पहले कि उसे बिस्तर के लिए शौहर मिले उसे पालने के लिए पूत मिल गया। इसमें तुम कोई दोष देखते हो? केंट कहता है अगर यह दोष हो भी तो मैं उसका निराकरण न चाहूंगा, क्योंकि परिणाम इतना अच्छा हुआ है।
मतलब लड़का अच्छा है। ग्लास्टर कहता है लेकिन मेरे एक बेटा है ब्याहता से, इससे लगभग 1 साल बड़ा, फिर भी वह मुझे ज्यादा प्यारा नहीं। गो ये बरखुरदार बुलाए जाने के पहले ही दुनिया में आ धमके। इसकी माता सुंदरी थी और इसके गर्भ में आने से पहले मैं उससे इतना मिलता जुलता था, जिसको अपना कहकर इतना मिलता जुलता था कि अविवाहिता से होने पर भी इसे मुझे अपना पुत्र ही मानना चाहिए। एडमंड, आप महानुभाव को तुम जानते हो? तो इस लड़के का नाम एडमंड है। अब ये जो एडमंड है वह बच्चा है ग्लास्टर का, जो विवाह से पूर्व उत्पन्न हुआ है, और दूसरा जो उसका बच्चा है, बेटा है, वो विवाह के उपरांत पैदा हुआ है। तो इन दोनों के बेटों के बीच में जो एडमंड है, वो एडमंड इस बात को जानता है कि जो कुछ भी ग्लास्टर की संपत्ति है वो मिलेगी तो वैध संतान को मिलेगी, अवैध संतान को नहीं मिलेगी। तो ये जो दूसरा जो एडमंड है वो उसी समय उसके मन में एक घाव हो जाता है। उसके मन में ये विचार आता है कि यदि मैं बड़ा होऊंगा, और बड़ा हो भी गया है, तो और बड़ा होऊंगा तो मुझे संपत्ति नहीं मिलेगी, संपत्ति तो उस बड़े वाले बेटे को मिलेगी जो वैध संतान है। अब इसके विषय में जो एडमंड है, और ये बाद में बहुत बड़ा खलनायक बनता है इस नाटक में, इसलिए इस पात्र को समझना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। वो एडमंड जो है अपने विषय में बता रहा है कि प्रकृति इष्ट देवी तू मेरी, तेरे नियमों पर मैं चलता, दुनियादारी की बीमारी में क्यों पालूं, और समाज के पाखंडों को वंचित करने दूं उससे जिस पर हक मेरा। भाई से मैं 12 मास महज छोटा हूं, नहीं ब्याहता से जन्मा हूं, इसीलिए बस मैं खोटा हूं। जैसे उसके हाथ पांव हैं मेरे भी हैं, जैसे उसकी बुद्धि सजग है मेरी भी है, और शक्ल सूरत मेरी है ब्याही के ही बच्चे जैसे। तब क्यों दुनिया दोष लगाए हम पर, हमको दोषी समझे, हमें दोगला कहे, दिखाए हमको नीचा। तीव्र वासना ने दुनिया की आंख बचाकर जन्म दिया है जिनको, उनमें गुण स्वभाव का जो पूरापन, जो पैनापन पाया जाता, कभी न मिलता उन भोंदू भोंदू सी औलादों में, जिनका गर्भाधान हुआ है ढीली ढाली खाटों, गंदे बुसे बिस्तरों में अनजाने, आधे सोने आधे जगने की हालत में। असली एडगर, उसका नाम एडगर है जो वैध संतान है, असली एडगर, जायदाद लूंगा मैं तेरी, भले दोगला हूं मैं, लेकिन पिता हमारे असली से कम प्यार नहीं मुझको करते हैं। असली भी क्या खूब शब्द है। तो असली जी, मेरा नकली पत्र अगर यह चल जाता है, फलती है मेरी चतुराई, तो खोटा एडमंड बनेगा सच्चा। फूलूंगा फैलूंगा, नभ के देवो, पक्ष दोगलों का अब तुम सुन लो। ये जो मैंने इतना पढ़ के सुनाया है, इसको जानने और समझने के लिए हमें भारतीय दृष्टि चाहिए। हमें हमारे धर्मशास्त्र, हमारी जो स्मृतियां हैं और हमारे अन्य ग्रंथ हैं, उनको समझना चाहिए। ये जो वक्तव्य अभी मैंने सुनाया एडमंड का, उससे उस पूरे समाज का जो लक्षण है वो हमारे सामने दिख जाता है। हमारे देश में जो विद्वान हैं, जो हमारे शास्त्रों से परिचित हैं, उन्हें अच्छी तरह से ये ज्ञात है कि भारत भूमि पर अवैध संतान जैसा कोई विचार कभी नहीं रहा।
सच यह है कि ये शब्द ही हमारे शब्दकोश में नहीं। हमारे यहां अनेक प्रकार के विवाह हैं। किसी भी विवाह से उत्पन्न किसी भी संतान को कभी भी अवैध नहीं कहा गया। अवैध जैसा कोई विचार न होना हमारे समाज को बहुत ऊपर उठाता है, क्योंकि बच्चा तो कोई अवैध हो ही नहीं सकता। अवैध तो वो संबंध है जो पति पत्नी के बीच में है, या दो स्त्री या पुरुष के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में। संबंध कैसा भी है, उससे उत्पन्न हुई संतान कैसे अवैध हो जाएगी। और आप हमारे ऋषि मुनियों के विषय में सोचिए, उनके उच्च विचार के विषय में सोचिए कि उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया। और आज जो अवैध संतान का जो विचार है वो ईसाइयों में है और मुसलमानों में है, और दुर्भाग्य से हमारे संविधान में आ गया और हमारे कोर्ट में भी है, कानून में भी है, जो कि हमारे लिए अपरिचित था। हम इसको नहीं मानते थे, जानते भी नहीं थे, मानने की तो बात छोड़ दीजिए। और हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे सोचा इस पर, या कैसे विचार किया होगा, क्योंकि एक जो शिशु है वो निर्दोष है, वो धरती पर आ गया, अब वो कल को बड़ा होगा, उसका अपना नाम होगा, उसकी अपनी प्रतिष्ठा होगी, वो अपने पौरुष से बड़े बड़े काम करेगा। तो क्या समाज उसको अवैध कहकर गाली देता रहेगा और वो कुंठा में जिएगा या मर जाएगा? आप सोचिए इस विषय में, आप कांप जाएंगे कि वो किस उत्पीड़न का शिकार होगा, किस दंश का शिकार होगा, वो क्या क्या भोगेगा। जो ये एडमंड की बातों से पता चलता है, वो कैसा भोग रहा है, उसको कितना बुरा लग रहा है। और कहता क्या है, पक्ष दोगलों का आप सुनो। तो दोगलों कह रहा है, मतलब वो बहुवचन में है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इंग्लैंड। तो उसके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि वह एक फर्जी पत्र लिखता है अपने ही बाप के नाम, और वो ऐसा पत्र बनाता है जैसे कि एडगर ने लिखा हो। और लिखता क्या है कि मैं आपकी हत्या करना चाहता हूं, इस टाइप से बनाता है। तो एडगर वाली जो चिट्ठी है वो ले करके वो अपने बाप को अर्थात ग्लास्टर को दिखाता है। ग्लास्टर उस पत्र को देखते ही अचानक अपनी जो वैध संतान है उसके विरुद्ध उसके मन में बहुत सारा क्रोध उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है। उसको लगता है कि बेटा मुझे मार देगा। अब वो अपने बेटे को मारने के लिए ढूंढता है। तो बेटा और बाप में अर्थात पिता पुत्र में वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है, और इतना भयंकर वैमनस्य उत्पन्न होता है कि ग्लास्टर कहता है, क्योंकि वो अर्ल है, बड़ा आदमी है, तो वो कहता है कि कहीं भी तुम जाओगे हम तुमको पकड़ लेंगे और तुमको हम मार देंगे, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। अब जो एडगर असली बेटा है वो भागता फिर रहा है, वो कहां कहां नहीं भागा अपनी जान बचाने के लिए। भागते 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 इतने दिन हो जाते हैं और इसको ये पीछे से खोज रहा है। ये साधन संपन्न व्यक्ति है और सचमुच मार देगा। तो ऐसे भागता है कि वो बाद में अपना रूप रंग बदल लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि जिस रूप में संसार मुझे जानता है उस रूप में तो मैं पहचाना जाऊंगा, लोग मुझे पकड़ लेंगे और मेरा बाप मुझे मार देगा। तो वो भागता जा रहा है, और बाद में उसने दाढ़ी बढ़ाई या तरह तरह का रूप रंग उसने अपना तैयार किया है, और वो कहीं दूर जाकर के रह रहा है। ये इन दो संतानों के बीच और पिता पुत्र के बीच का जो संपर्क संबंध है वो मैंने आपके सामने रखा, और बाद में और भी स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों की क्या भूमिका थी। अब चले आइए आप दोनों बेटियों पर।
अब क्या है कि राजा ने अपने राज्य का दो हिस्सों में बांटा और बांट करके एक शर्त रखी उसने कि मेरे पास 100 लोग होंगे। वो राजा है, उसमें साथ में विदूषक हैं, कुछ सिपाही हैं, नौकर चाकर हैं, तरह तरह के लोग हैं। तो 100 लोग हैं और एक बेटी के यहाँ मैं 1 महीना रहूंगा, दूसरी बेटी के यहाँ मैं 1 महीना रहूंगा और हमारा जीवन ऐसे चलता जाएगा। तो आप देखिए कि गोनेरिल और रीगन अब दोनों में क्या बातचीत हो रही है। राजा राज्यच्युत हो गया है, उसका शासन समाप्त हो चुका है, उसके पास में अब कुछ भी नहीं है। तो गोनेरिल कहती है रीगन से, बहन मुझे बहुत सी बातें करनी है जिनका गहरा संबंध हम दोनों से है। मैं समझती हूं हमारे पिता आज से जाएंगे, आज यहां से जाएंगे। रीगन कहती है जरूर, और तुम्हारे साथ दूसरे महीने हमारे यहाँ आएंगे। गोनेरिल कहती है तुमने देखा कि अपनी बुढ़ौती में कैसे ढुलमुल हो गए हैं और आज उन्होंने अपना जो रूप दिखाया उससे तो हद ही कर दी। वे हमेशा से हमारी बहन को सबसे ज्यादा प्यार करते थे और साफ जाहिर है कि सिर्फ अपनी नासमझी से अब उन्होंने उसे दुत्कार दिया है। एक कार्डिलिया के विषय में बता रही। रीगन कहती इसे तुम उनकी बुढ़ौती की बहक कह लो, लेकिन उन्होंने कभी अपने को ठीक समझा ही नहीं। गोनेरिल कहती है उतावलापन तो उनकी जवानी में भी रहा है, जबकि आदमी का दिमाग सब तरह से चुस्त दुरुस्त रहता है। अब तो हमें उनकी दो तरफी कमजोरियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक तो एक जमाने से लगी आदतों की और दूसरी उस बेकाबू बहक और बेवजह गुस्से की जो बुढ़ाई की लाचारी बनकर आती है। रीगन कहती है जैसी सनक में आकर उन्होंने केंट को देश निकाला दे दिया, वैसी ही और बातें भी करते रहेंगे। एक केंट है जिसको उसने देश निकाला दिया था। गोनेरिल कहती है पता नहीं फ्रांस राज को विदा देते समय वे क्या कर बैठे। हमें एक राय रहना चाहिए, एक मत रहना चाहिए। अगर उन्होंने अपने अधिकार का मनमाना उपयोग करके राज्य का कोई भाग उसे समर्पित कर दिया तो हमारे साथ बड़ा अन्याय होगा। अब आपको इससे कुछ झलक दिखाई दे गई होगी कि ये बेटियां क्या अपने बाप को अपने पास रखेंगी। और जो दुर्दशा और दुर्गति होती है किंग लियर की अपनी बेटी के यहाँ, वही इस नाटक का कहिए कि मूल है। उसका जो सार है वो यही है कि कैसा बुरा हाल इस राजा का होता है। और राजा जो है वो कुछ वाक्यों से स्पष्ट होगा कि गोनेरिल कहती है क्या मेरे पिता ने मेरे दरबारी को सिर्फ इस बात पर पीट दिया कि उसने उनके विदूषक को डांटा था, प्रश्न कर रही। ओसवाल्ड जवाब देता है कि हाँ देवी जी। गोनेरिल कहती है कि वे मुझ पर दिन रात ज्यादती करते रहते, हर घंटे वे टंटा ऐसा खड़ा कर दिया करते हैं हम हक्का बक्का रह जाते हैं। यह मुझसे बर्दाश्त न होगा। उनके हमदम धुंध मचाते और वे खुद ही जरा जरा सी बातों को ले हम पर उबल पड़ा करते हैं। जब शिकार से लौटे उनसे मैं न मिलूंगी, कह देना बीमार पड़ी हूं। देखिए अब झूठ बोलना शुरू हो गया अभी से। कह देना बीमार पड़ी हूं, ठीक रहेगा। तुम सेवा में पहले से चुस्ती न दिखाओ। करे शिकायत तो जवाब उनको मैं दूंगी। देखिए क्या हालत है। नौकर चाकर किंग लियर का काम न करे, ये बेटी कह रही है। आगे और स्पष्ट करती है गोनेरिल, काम कहें तो ढील करो पूरा करने में, टाल मटोल करो। तुम और तुम्हारे साथी, मैं चाहूंगी साफ बात हो जाए इस पर। यहां नहीं उनको पसंद तो जाए बहन के। इस पर हम दोनों ही बहनें एक राय हैं।
एक मत हैं, मनमानी हम उन्हें नहीं करने दे सकती। भकुआ बुढ़वा अब भी अंदर हवस बसाए, करे हुकूमत सब पर अपने अधिकारों से। जिनको उसने अपने मन से छोड़ दिया है, कसमन कहती बूढ़े फिर बच्चे बन जाते। वे बिगड़े तो उन्हें राह पर लाना होता, फुसला पैदला करके या फिर डांट डपट से। देखिए भाषा, बेटी कह रही है किंग लियर के विषय में। यही नहीं रुकती, आगे कहती है, सामंतों की तरफ दिखाओ लापरवाही, जो होगा देखा जाएगा सबसे कह दो। मैं चाहूंगी मौका आए आ ही जाए मुझको अपनी मर्जी को जाहिर करने का, और बहन को इसी वक्त मैं खत लिखती हूं। वही रवैया उनका भी हो जो मेरा है, जाकर अब खाना लगवाओ। ये है बेटी का अपने पिता के प्रति व्यवहार। अब राजा आता है घर में और खाने के लिए, भोजन के लिए तरस रहा है। और थोड़ा सा ये भी सुनिए कि लियर के साथ कि कैसी बात होती है। सामंत कहता है कि श्रीमान आपकी बेटी बीमार है। किंग लियर को, लियर कहता है जब मैंने उसे बुलाया था वह सुअर का बच्चा आया क्यों नहीं। किसी के बारे में बात कर रहा है वो। सामंत, उसने मुझे बदतमीज जवाब दिया कि वह नहीं आएगा। सामंत कह रहा है नौकर के विषय में कि बदतमीज जवाब दिया। लियर वह नहीं आएगा। सामंत, श्रीमान मुझे नहीं मालूम कि क्या बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आप राजमान्य के लिए अब यहां वह आदर मान नहीं रह गया जो पहले था। शिष्टाचार का पालन भी ठीक से नहीं होता। यह नौकर चाकरों के व्यवहार से जितना स्पष्ट है, उतना ही आपके दामाद और बेटी के व्यवहार से। लियर तू कैसी बातें करता है, इसको आश्चर्य होता है लियर। सामंत, आपसे मेरी प्रार्थना है, मुझे क्षमा करें। श्रीमन, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, जब मैं देखता हूं कि आप राज्यमान के प्रति अन्याय हो रहा है, तो मेरा कर्तव्य मुझे मुंह खोलने के लिए विवश कर देता है। लियर कहता है, तूने तो उसी बात को खोल कर कह दिया जो मैं खुद सोच रहा था। राजा को लगने लगा, राजा संवेदनशील है। मुझे ऐसा आभास हुआ है कि इधर मेरे प्रति एक हल्की सी उपेक्षा का भाव है। मैं समझता था शायद इसमें मेरा ही दोष है, क्योंकि मैं अत्यधिक आदर सत्कार की प्रत्याशा करता हूं। पर मैं देखता हूं कि अभद्रता का यह व्यवहार जानबूझकर किया जा रहा है और इसके पीछे कोई मतलब है। मैं इस पर और गौर करूंगा। लेकिन मेरा विदूषक कहाँ है? मैंने उसे 2 दिन से देखा नहीं। सामंत कहता है, श्रीमान जब से छोटी राजकुमारी फ्रांस गई हैं, विदूषक बड़ा उदास रहने लगा है। आगे लियर का जो हाल है वो और भी स्पष्ट होता है कि बेटी जो है उसको साफ साफ लड़ने भिड़ने आ जाती है, और जो बातें करती है उससे कोई भी व्यक्ति हतप्रभ रह जाएगा। और सब दूसरा थोड़ा सा ये भी देख लें कि विदूषक जो है वो उसको क्या कहता है राजा को। इसमें आगे मैं वर्णन करूंगा, लेकिन यहां भी बताना मुझे लगता है समीचीन होगा कि यह जो नाटक है ये किसी के गले उतरता नहीं है। और मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि वो किंग लियर है या वो क्या है। मतलब वो कोई सरपंच मुखिया टाइप हमारे देश का होगा, या उससे भी कोई गिरा पड़ा व्यक्ति होगा कि जिसके पास में राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया और उसने अपने विषय में कुछ नहीं सोचा। ऐसा हो सकता है क्या कोई राजा? इसीलिए विदूषक जो है उसको बहुत बुरा भला कहता है। विदूषक आप जानते हैं वो मुंह बोला होता है। विदूषक कहता है कि देख इस भले आदमी ने, मतलब लियर के बारे में कह रहा है, अपनी 2 बेटियों को देश निकाला दे दिया है और तीसरी को अपनी मर्जी के खिलाफ राजपाट दे डाला है। अगर तू इसके साथ रहेगा तो तुझे मेरा टोपा पहनना पड़ेगा। कहिए चचा जान। वो ऐसे ही विदूषक है, मजाक में कहता है, लेकिन आगे और भी क्लियर करता है वो कि
वो उसको समझाता है कि भाई आपने इतनी बड़ी मूर्खता क्यों की कि सारी संपत्ति आपने अपनी दोनों बेटियों को दे दिया और आपने कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। ये कैसा आपका दिमाग था। तो उसी पर विदूषक उसका बहुत मजाक उड़ाता है। बड़ा लंबा प्रकरण है कि वो कहता है कि तुम कुछ मतलब ठीक आदमी नहीं हो, तुमने ऐसा क्यों किया कि अपनी सारी संपत्ति तुमने दे दी। हाँ, यहाँ पर वो अ, और भाषा की अभद्रता देखिए आप। ये पता नहीं अंग्रेजी में तो और अभद्र भाषा होगी, लेकिन यहाँ जो मैं विदूषक की एक पंक्ति कह रहा हूँ जिसमें है कि मदिरा पीना छोड़ो, छोड़ो रंडी मुंडी, घर में बैठो दरवाजे पर देकर कुंडी। और ऐसी भाषा है उसकी विदूषक की। एक जगह कहता है विदूषक, यह मैंने तब से शुरू किया प्यारे चचा जान जब से तूने अपनी बेटियों को अपनी माओं का दर्जा दे दिया। ये बड़ी बात कह रहा है वो कि तुमने माता समान मान के, बड़ा मान के अपने से तुमने सब कुछ दे दिया। जब तूने उसके हाथों में बेत थमा दी और अपना चूतड़ नंगा कर दिया पिटने के लिए। ये उसको विदूषक कहता है। तो कथा यही चलती है आगे कि एक बेटी के पास, गुनरिल के पास वो है और वो उसको भोजन तक ठीक से नहीं दे रही है और उल्टा बुरा भला कह रही है। बुरा भला क्या कह रही है वो भी थोड़ा सुन लीजिए। गुनरिल कहती है अपने बाप को, श्रीमन, केवल नहीं विदूषक ढीठ आपका, बल्कि आपके बदतमीज सब संगी साथी। अब देखिए, एक आदमी अपने संगी साथी में रमा रहता है, चाहे वो जैसा भी व्यवहार हो दूसरे का, उसके लिए बेटी क्या कर रही है, ताना मार रही है। ऐसा हल्ला गुल्ला रगड़ा झगड़ा करते, रात दिन 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 ऐसा हुड़दंग कर मचाते जिसे नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। श्रीमन, मैंने सोचा था कि आपके कानों तक इन बातों को पहुंचा देना ही रोकथाम इनकी करने को काफी होगा, मगर हाल में खुद जो कुछ है कहा आपने, किया आपने, उससे तो मुझको भय होता है कि आप ही इस हरकत के सरपरस्त हैं। देखिए, गरिमाहीन, संस्कारहीन शब्द अपने बाप से कह रही है और इसे शह देते रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जवाबदेही से आप नहीं बच सकते और खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी, अमन राज्य में रखना तो करनी ही होगी। उससे बेइज्जती आपकी हो सकती है, ऐसी कार्रवाई होगी, बात शर्म की, लेकिन ध्यान जरूरत पर दिया जाएगा। जब दिया जाएगा एहतियात यह वाजिब ही माना जाएगा। आप देखिए कि ऐसी बात बेटी कह रही है। विदूषक कहता है कि लियर को अपने मजाकिये अंदाज में कि गोरैया ने इतने दिन कोकिल को पाला, बड़ी हुई तो उसने उसका सिर खा डाला। तो इस प्रकार गोरैल के यहाँ लियर है, उसके पास में भोजन, वस्त्र, काम करना सारा कुछ बेकार हो जाता है और वह बुरी हालत में पहुंचता है। आगे और भी सुन लीजिए कि गुनरिल कहती है, नहीं चुहल जो शुरू आपने कर रखी है, यह अभिनय भी उसका एक रूप है। मेरी यह प्रार्थना, आप मेरी मंशा को ठीक समझिए। आप वृद्ध हैं, माननीय हैं, बुद्धिमान भी तो आप अपने को साबित करिए। और सामंत सेवक आप हैं साथ लगाए, जो बेहद सिर चढ़े लफंगे बेहुदा हैं। और उन्होंने बदचलनी से गंध यहाँ जो फैला रखी, उससे यह दरबार हमारा लगता है जैसे भटियारों की सराय है। उनकी मस्ती और मौज ने राजभवन को चकला या गुंडों का अड्डा बना दिया है। देखिए, बेटी की भाषा है ये। कुछ न सही तो गैरत की ही मांग है कि इसका कुछ इलाज हो और जल्द ही। तो अब जैसा मैं कहती हूं वैसा करिए, वरना जो मैं मांग रही हूं मुझको जबरन लेना होगा। अपनी पलटन को थोड़ा सा कम कर डालें। बाकी जो हो आप पर जो निर्भर हो, ऐसे हो हम उम्र आप जिनको कह सकते, जो अपने को और आपको जाने समझे।
अब ये जो पलटन शब्द का प्रयोग किया है कि राजा ने शर्त रखी थी, बताया था कि 100 लोग मेरे साथ होंगे, अब ये कह रही है कि आप इसको घटाइए। लियर उत्तर देता है, अंधकार सी काली और भयंकर भूतनी, जीन कसो मेरे घोड़ों पर, मेरे सेवक सामंतों को बुलवा भेजो, दुष्ट दोगली, मैं तुझको तकलीफ न दूंगा, मेरी बेटी एक और है। और यहां से राजा भागता है। अब देखिए, गुनरिल के यहाँ एक दिन भी नहीं बीता और वो भाग कर चला जाता है दूसरी बेटी जो कि रीगन है उसके पास। अब रीगन के पास तो वो जाता है, लेकिन रीगन जो है वो गोनरिल से भी आगे बढ़ी हुई है। हाँ, और इस बीच में जब वो वहां से जगह छोड़ता है, गोनरिल का घर छोड़ता है, तो गोनरिल पहले से ही पत्र भिजवा देती है रीगन को और सारी कथा सुना देती है कि ये मेरा बाप बेकार है, इसको तुम हाथ न लगाना, इसको अपने पास भी न रखना। और संयोगवश ऐसा ही होता है कि वो वहां पहुंचता है लिया, उसकी कोई आवभगत तो छोड़िए, ऊपर से रीगन उसको ऐसी ही सारी बातें कहती है, वो और भी भयंकर बातें कहती है, वो इतना बुरा भला कहती है कि राजा उसके पास में पहले तो गिड़गिड़ाता है। वो सोचता है कि मैं एक बेटी के यहाँ से भाग आया हूँ, तो दूसरी बेटी के यहाँ किसी तरह से मेरी प्रतिष्ठा बच जाए, इसलिए गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, उसको सब कहता है कि मैं पहली बेटी को छोड़कर आ गया हूँ, तुम अपने पास मुझे रख लो, और उसकी शर्तों को भी मानने को तैयार होता है। वो शर्तें कैसी कैसी हैं जो आपको हंसी आएंगी और अंदर से भयंकर दुख होगा कि एक बेटी अपने बाप के साथ क्या कर सकती है। पहले वो कहती है कि 100 लोगों को 50 करो, 50 लोगों को 25 करो, 25 करने के बाद घटाते घटाते वो यहां तक कह देती है कि आपके पास तो कोई होना नहीं चाहिए। अच्छा, रीगन कहती है कि महामहिम का दर्शन करके मैं प्रसन्न हूं। लियर कहता है, रीगन मुझको लगता तुम हो, मुझे ज्ञात है। क्यों मुझे ऐसा लगता है? अगर प्रसन्न न तू होती तो मैं तलाक देता तेरी स्वर्गीय माँ को किसी और से, तुझे गर्भ में धारण करने की शंका पर। मतलब वो अपनी ही बेटी पर शंका कर रहा है कि ऐसी मेरी नालायक जो है बेटी कैसे हो। केंट की तरफ मुड़ के कहता है कि तुम्हें मुक्त कर दिया गया है, पर इस पर फिर बात करूंगा प्यारी रीगन, तेरी बहन निगोड़ी निकली। रीगन, उसने तीक्ष्ण दंत निर्ममता को है यहां बिठाया गिद्ध की तरह, छाती की ओर संकेत करता है। मुझसे बात नहीं की जाती तो विश्वास नहीं कर सकती जो ओछापन उसने। रीगन रीगन कहती है, श्रीमान धीरज धारण कीजिए, करिए, क्या यह संभव नहीं? आपको खुश रखने की जितनी कोशिश वह करती है उसे आप ही समझ ना पाते। देखिए, क्योंकि उसको पत्र मिल गया है, वो भले से तैयार है। वो कहती है आप नहीं समझ पाते। गोनरेल सही थी। लिया, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, कैसे कैसे कहती हो? रीगन, मैं यह सोच नहीं सकती हूं बहन कभी कर्तव्यों के पालन में आलस दिखलाएगी, और अगर यह सच कि आपके पिछलग्गुओं के हुड़दंगों पर उसने कोई रोक लगाई तो इसके कारण ऐसे हैं, और नतीजा इतना अच्छा, उस पर दोष कोई ना आता। लियर, उसको मेरा श्राप लगेगा। रीगन कहती, आप हो गए श्रीमन बूढ़े, जीवन की अंतिम सीमा पर आप खड़े हैं, आप किसी ऐसे के अनुशासन में रहिए, ऐसे के कहने पर चलिए जो कि आपको जितना आप समझते उससे अधिक समझता। इस कारण प्रार्थना आपसे मैं करती हूं, आप बहन के यहां लौट जाइए, उससे श्रीमन कहिए मैंने तेरे प्रति अन्याय किया है। बताइए, रीगन कहती है अपने बाप को जो राजा था एक दिन पहले कि आप मेरी उस बहन से क्षमा मांगिए। लियर, यानी उससे माफी मांगो? घर के मालिक के मुंह से ये शब्द लगेंगे? कितने शोभन। प्यारी बेटी, अब मैं बूढ़ा, बूढ़ेपन में कौन पूछता, घुटने टेके मांग रहा हूं, मुझे दया कर बिस्तर बस्तर भोजन देना। देखिए, इतना ही मांग रहा है। रीगन कहती, श्रीमन बंद करें यह नाटक, नहीं आपको यह चालें शोभा देती हैं, आप बहन के यहां लौट जाइए। अब लियर उठते हुए
कभी न रीगन, उसने मेरे आधे साथी हटा दिए हैं। 100 से 50 उसने किए थे। आंख दिखाई दिल पर चोटें की बातों से, जैसे कोई सांपिन अपने दांत चुभा दे। उसने मेरे प्रति कृतज्ञता दिखलाई है। उसके सिर पर गाज गिरे और भरी जवानी में ही उसको बात रोग हो, वह लंगड़ी लूली हो जाए। तो ये प्रक्रिया चलती है और होता यह है कि ये जो बहन है, इसके यहां से कोई भी व्यक्ति, वैसे तो किंग लियर भी वापस नहीं जा सकता था अपने गुनरिल बेटी के यहाँ। संयोग से वह चाहता है कि कार्डिलिया के पास चला जाए। वो वहां से निकलता है और उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ जाता है। आप जानते हैं कि इंग्लैंड जो है ठंडा प्रदेश है, भयंकर ठंड होती है। उस ठंड में वो किंग लियर भटकता है। ऐसा भटकता है, इतनी ठंड होती है कि वो उसमें जकड़ जाता है उस ठंड में। और उसके पास में मुश्किल से 2 ही 3 या 4 लोग होते हैं जो उसके आसपास रहते हैं। अब बाद में कार्डिलिया को पता चलता है कि उसके बाप के साथ ऐसा हुआ है। तो कार्डिलिया अपने पति के साथ, अर्थात फ्रांस के राजा के साथ, ये जो दोनों बहनें हैं, इनके राज्य पर आक्रमण करने के लिए कार्डिलिया आती है। कार्डिलिया और राजा की भेंट होती है। लेकिन दुखांत है नाटक। तो ऐसा होता है कि यहाँ पर सामने आता है वह व्यक्ति जिसका आरंभ में मैंने नाम लिया था, एडमंड, जो अपने आप को दोगला कहता है। एडमंड ऐसी चाल चलता है कि अपने ही बाप को, उसकी जो अपनी वैध संतान है, उससे विमुख कर चुका है और यह जुड़ जाता है दोनों बहनों के साथ, गोनेरिल और रीगन के साथ। और गोनेरिल और रीगन के पति हैं, लेकिन यह प्रेम संबंध स्थापित कर लेता है दोनों के साथ। दोनों चिट्ठियां लिखती हैं और दोनों इसको मन ही मन अपना प्रेमी मानती हैं या पति मानती हैं। एक का पति युद्ध के आरंभ में ही मारा जाता है, दूसरे का पति है, लेकिन दोनों महिलाओं के साथ एडमंड का अवैध संबंध है या संबंध चल रहा है। अंत में होता यह है कि ग्लास्टर को ही ये पकड़वाता है और ग्लास्टर की आंखें फोड़ दी जाती हैं। आंखें उसकी फूट गई हैं ग्लास्टर की, और उसके बाद में वो किसी काम का व्यक्ति नहीं बचा है। उसका एक ही उद्देश्य होता है, किंग लियर को ढूंढना। लेकिन उसको जो सहायता और सहयोग मिलता है, वो मिलता है उसके अपने बेटे से, जिसका नाम एडगर है। और एडगर उसको बताता नहीं है कि वो उसका बेटा है, और ये आंखों से देख नहीं सकता, इसलिए इसको कुछ पता नहीं लगता है कि ये कौन है। और इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। ग्लास्टर आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन वो बच जाता है। और इस प्रकार से देखिए कि युद्ध हुआ। युद्ध के समय ही कार्डिलिया को मार दिया जाता है, और ये मारने वाला भी एडमंड है। दोनों जो बेटियां हैं, रीगन और गोनरिल, ये भी दोनों मर जाती हैं, एक दूसरे पे वार करती हैं, जहर पीती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, लेकिन मर जाती हैं। अंत में किंग लियर भी मर जाता है, क्योंकि वो पहले से ही वो ठंड में जकड़ा हुआ है, उसका शरीर खंडर हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इस प्रकार से एडमंड मरता है, लियर मरता है, कार्डिलिया मरती है, और दोनों जो बड़ी बहनें हैं वो भी मर जाती हैं। उसके एक दो, ये पहले का जो पति है वो भी मर जाता है। और इस प्रकार से इसका अंत होता है, जिसको हम दुखांत कहते हैं। अब अंत में मैं अपनी टिप्पणी आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा नाटक शेक्सपियर ने क्यों लिखा। इस नाटक में क्या है? कहीं कोई शिक्षा नहीं है, कहीं कोई आदर्श नहीं है, कहीं कोई अच्छी बात नहीं, कहीं कोई संस्कार नहीं है, किसी व्यक्ति का बहुत उज्जवल चरित्र नहीं है। तो ऐसी कथा पढ़ के सुन करके हम क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये शेक्सपियर की निकृष्ट रचना है। और वो निकृष्ट रचना मैं क्यों कह रहा हूं? तो भारतीय दृष्टि से, भारत में जितनी कथाएं लिखी गई हैं, जितना साहित्य लिखा गया है, प्राचीनतम काल से उतना साहित्य, उतनी रचना कहीं विश्व में कहीं नहीं है। और वो हमारे पास सौभाग्य से उपलब्ध है, अभी भी है।
लेकिन हम कहीं भी इस प्रकार की घटना नहीं देखते हैं। संस्कार नाम का कुछ भी नहीं है उस पूरे खानदान परिवार में। वो लियर राजा लगता ही नहीं है। हमने कभी सुना है भारतवर्ष में कि किसी राजा का की वृद्धावस्था हो और उसको कष्ट हुआ हो और वो कष्ट उसकी संतानों ने उसे दिया हो? हाँ, मुसलमानों में होता है, ईसाइयों में हो सकता है, हिंदू धर्म में ऐसा शायद ही कहीं कोई उदाहरण मिले आपके सामने। वैसे भी हमारे यहाँ आश्रम है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। राजाओं के विषय में भी कहा गया है कि राजा वानप्रस्थ और संन्यास का आश्रय लेते थे। यदि राजकुमार युवा हो गया, योग्य हो गया, तो राजा अपना सिंहासन छोड़ देता था, राजा का सम्मान बना रहता था। लेकिन हमें पहली बात तो इस किंग लियर में आप आद्योपांत पढ़ ले, एक भी मंत्री नहीं है। राजा राजा लगता ही नहीं है। राजा के पास जो है वो विदूषक है और एक दो ऐसे ही लोग हैं। और न तो जो बेटियां राजपाट संभाल रही हैं उनके पास कोई मंत्री। इस पूरी पुस्तक में मंत्री शब्द नहीं। और राजा काहे का यही पता नहीं चलता। वो कोई राजकाज कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी पता नहीं चलता। युद्ध भी बड़ा छोटा सा है, उसका भी आपको समझ में नहीं आ कि कौन सा युद्ध है। एक उठाया, तलवार काट दी, मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जैसे 25-50 लोग आपस में लड़ मरते हैं। तो मैं अंत में यह कहना चाह रहा हूं कि शेक्सपियर नामक व्यक्ति को जानबूझकर आज का जो वोकिज्म है वही वोकिज्म यहां पर है, जिसमें किसी भी संबंध का कोई उसकी गरिमा नहीं है, कोई महत्व नहीं है। बेटियां चरित्रहीन हैं, राजा की दोनों बड़ी बेटियां, और राजा के साथ भयंकर दुर्व्यवहार कर रही हैं, जो कि अमानुषिक व्यवहार आप कहेंगे। ऐसा किस समाज में होगा? और यदि होगा तो हम उसको क्यों माने कि महत्वपूर्ण है? हम इसकी ऐसी रचना को क्यों पढ़ें? लेकिन शेक्सपियर को हौवा बनाया गया, ऐसा बताया गया कि कोई महान लेखक है, कोई महान रचनाकार है। दुखांत शब्द को ही ले आप, क्यों हमारे समाज में ऐसा दुखांत नहीं है? यदि आप दुखांत पढ़ें 1 मिनट के लिए, मैं कह रहा हूं, तो आप जीवन में क्या पाएंगे? अरे आशावाद ही तो सब कुछ होता है संसार में। दुख है, सब मर गए, सब खत्म हो गए, तो क्या किया उससे, हमने क्या शिक्षा ली? और फिर हमें आनंद कहां से आएगा? हमारे यहाँ साहित्य के लिए कहा गया है कि पढ़ने से आप आनंदित हो। हाँ, रस नो है, और हरिवंश राय बच्चन ने आरंभ में सही लिखा है, करुण रस भी है, रौद्र रस भी है। तो रस का आनंद हम उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम रोते 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 पूरी रचना में रुदा लिए। क्या है उसका महत्व और क्यों इसको उठाया गया? तो शेक्सपियर नामक भूत को अपने सर से उतारिए और भारतीय साहित्य की तरफ मुड़िए। भारतीय दृष्टि से संसार के बाकी साहित्य को भी अब यह देखना चाहते हैं तो आप देखिए। यही मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। और चाहे हरिवंश राय बच्चन हो या रांगे राघव, इन लोगों ने अनुवाद करके हमारे पास उपलब्ध कराया, आज मैंने भी पढ़ा। लेकिन मुझे दूसरी तरफ यह भी लग रहा है कि क्या इतने बड़े साहित्यकार को अपना समय बर्बाद करना चाहिए था शेक्सपियर की रचनाओं का अनुवाद करने के लिए? और वैसे भी शेक्सपियर अंग्रेजी में था, क्या फ्रेंच में या जर्मन में भी तो बहुत साहित्य होगा, उसके लिए तो प्रयास नहीं किया गया। तो चूंकि अंग्रेजों ने हमें अंग्रेजी सिखा दी, अंग्रेजी हम जान गए, फिर अंग्रेजों के पिछलग्गू हो गए, वहां के 1 नंबर घटिया जो साहित्यकार हैं उसको भी हमने हाथों हाथ उठा लिया, शिरोधार्य बनाया। इसलिए मैं ये समझता हूं कि शेक्सपियर निम्न कोटि का लेखक था, अमानवीय अमानुषिक लेखक था, संस्कार विहीन लेखक था, जिससे हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता।
हमारे यहाँ जो सूत्र है कि किसी चीज को पढ़ के हम अच्छे हों, हमारा परिवार अच्छा हो, हमारा कुल अच्छा हो, हमारा समाज अच्छा हो और अंततोगत्वा हमारा राष्ट्र अच्छा हो, यह उद्देश्य होना चाहिए साहित्य का या रचनाओं का। वो यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। इसलिए आप सब लोगों से भी आग्रह है कि जब भी आप भारत से बाहर का साहित्य पढ़ें तो जो भारतीय दृष्टि है उसकी कसौटी पर कसें और फिर आप सब निर्णय लें कि क्या यह पठनीय है या नहीं पठनीय है। हमारे यहाँ कालिदास हो, भवभूति हो, एक से एक साहित्यिक रचनाएं संस्कृत में और अन्य भाषाओं में, उनका रसास्वादन करें, उनका आनंद लें। हाँ, हो सकता है विश्व में कुछ साहित्य हो जो अच्छा होगा, लेकिन मुझे अब तक कोई विशेष ऐसा साहित्य मिला नहीं है जिसको मैं भारतीय दृष्टि से परखूं और मुझे लगे कि ये श्रेष्ठ है। मैं उसकी खोज में हूं, यदि कोई मिलेगा मैं आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन अब तक मुझे ऐसा दिखा नहीं। और विशेषकर शेक्सपियर को लेकर के तो मेरा मानना है कि यह बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति है, इसके साहित्य को नहीं पढ़ना चाहिए। और भारत में भी अंग्रेजी साहित्य में यदि इसको पढ़ा जाता है तो मैं तो मानता हूं उसको पाठ्यक्रम से ही हटा देना चाहिए। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि वार्ता थोड़ी लंबी हो गई और आपने ध्यानपूर्वक मुझे सुना। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं और अंत में प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ताओं को लाइक करें और टिप्पणी अवश्य करें। तो आपसे हम विदा लेते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।